दार्जिलिंग में भारी बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख, बोले सरकार हर मदद को तैयार। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी कार्यक्रम, तेजस्वी यादव ने लिया हिस्सा। नीतीश को बताया बीजेपी की कठपुतली। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा हुए विपक्ष पर हमलावर। बिहार में हुए एसआईआर की सराहना की, बोले सबके साथ आगे बढ़ रही बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पत्नी की बेवफाई से परेशान एक शख्स ने 4 बच्चों के साथ अपनी खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मासूम बच्चों के साथ यमुना में कूदते हुए व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कई लोग इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो रहे हैं। सभी की आंखें नम हो जा रही हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। कैराना के खैलकला मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बेवफाई के दर्द में ऐसा कदम उठाया कि पूरा इलाका सदमे में है। टूटा हुआ वो पिता अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूद गया और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी 2 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। परिवार टूटने के इस दर्द को वो सह नहीं पाया और नदी में छलांग लगाने से पहले अपनी आखिरी बातों के साथ उसने एक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजा। उस वीडियो में उसने रोते हुए कहा कि वो अब अकेला रह गया है, जीने की कोई वजह नहीं बची। मेरी आखिरी वीडियो है बस यो। अक्सर करके मैं अपने बाप से माफी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ कर दिया। मैं माफी सभी से मांग रहा। यार अपने बाप के लिए मेरे दिल में इतनी चाहत है बहुत ज्यादा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वालों की आंखें नम कर रहा है। जैसे ही वीडियो सामने आया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कैराना कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से पिता और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। नदी किनारे हजारों की भीड़ उमड़ आई। हर किसी के चेहरे पर दर्द था, हर आंख में आंसू थे। वहीं पुलिस ने बताया कि मिली जानकारी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखिए, ये जो कैराना के निवासी थे जिनकी बात आप कर रहे हैं, हम लोग इस जमुना नदी के किनारे हैं। कल इन्होंने 12-1 के बीच में एक वीडियो बनाया। उन्होंने 2-3 वीडियो बनाए। उन्होंने अपनी बहन को सेंड कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर उन्होंने कुछ दुखी थे। अब वीडियो बनाया, वीडियो सेंड किया गया। परिवारजनी जब वीडियो को प्राप्त किए तो वो लेके यहाँ खोजे उनको। पुलिस को भी सूचना दी गई थी। जब उसकी लोकेशन निकाली गई तो उनकी अंतिम लोकेशन इसी पुल के आसपास मिली है। तब से लगातार परिजन खोज भी रहे थे और पुलिस भी जानकारी करने का प्रयास कर रही थी। इस बीच में आज किसी ने बताया इनके परिजनों को कि एक व्यक्ति यमुना पुल से अपने बच्चों के साथ कूदा है। जब ये सूचना मिली है तो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। हमारे जो नायब तहसीलदार साहब हैं, ये अपनी प्राइवेट गोताखोर को लेकर यहाँ काफी खोजबीन कराए हैं और पीएससी की फ्लड कंपनी भी हम लेके आए हैं। यहाँ पे फ्लड कंपनी खोजने का प्रयास कर रही है। अभी तक किसी का कोई शव बरामद नहीं हुआ है। अब यह भी अपूर्व सूचना है कि जिस व्यक्ति ने बताया, कल यहाँ विसर्जन हो रहा था। कल यहाँ काफी पब्लिक भी थी, लेकिन किसी को जानकारी कल उनके कूदने की नहीं प्राप्त हुई है। आज किसी व्यक्ति ने परिजनों को सूचना दिया, जिसके क्रम में इस बात को सही मानते हुए हम लोग आए हैं, यहाँ खोजबीन करा रहे हैं। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सकुशल बरामद हों, फिर अपनी एहतियात के तौर पे हम लोग अपना खोजबीन करा रहे हैं। बता दें कि मृतक के 4 बच्चे बेहद छोटे थे, जो पिता से कभी अलग नहीं रहते थे। लेकिन मानसिक और भावनात्मक तनाव में डूबे उस पिता ने जब उन्हें गोद में उठाया, शायद तब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी वक्त होगा। जिसके बाद जिस तरीके से
इस व्यक्ति ने, एक टूटे हुए पिता ने अपना कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया, वो आज इस वक्त हर किसी को झकझोर देने वाली है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लैंसडाउन स्थित गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड में यात्रा निकालने का काम किया था। सीएम धामी ने जानकारी दी कि देहरादून में सैन्य धाम बनकर लगभग तैयार हो गया है और सैन्य धाम में शहीदों की स्मृति बना रहे हैं। इसे लेकर हमने उनके घर के आंगन की मिट्टी भी मंगाई थी। हमने पहले चरण में यह अभियान पूरा कर लिया था। सीएम धामी ने कहा कि ये सैन्य धाम हमेशा इस बात का स्मरण करता रहेगा कि देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के वीरों ने अपनी शहादत दी है। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा, जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीरभूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। दिल्ली में भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी जिसको ठीक किया जा रहा था। मुंडा ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने हर संभव कदम उठाए हैं। और क्या कुछ कहा आगे उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, मतदाता सूची में गड़बड़ी तो थी जिसको ठीक किया जा रहा था। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जो उपाय होने चाहिए वो उपाय चुनाव आयोग ने किया और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात की। और जब बात आई कि इस मामले में आप सत्यापित करिए, यदि आप जो बात कह रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर में या सरकार के ऊपर में, तो आप इसको सत्यापित करिए। बाद में बात सामने आ गई, सतह पर आ गई कि उसके पास में कोई इस तरह का ना डेटा था, जो डेटा के बारे में कह रहे थे वो भी गलत निकला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रहे हैं, उनकी स्थिति अब ठीक नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सबकी पोल खुलेगी। तो ये लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान का हो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति करते हो, या महिलाओं की बात हो, या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है
रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, वो बेहद हमको तो ठीक नहीं लगता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है और हमारे सामने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई दुखद जनहानि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। जहां राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं बचाव और राहत कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं पीएम मोदी ने लिखा कि भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत और इस संबंध में केंद्र सरकार के एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। बता दें, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोलड्रिफ कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है और अब देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में भी इस सिरप पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सिरप पीकर बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद कई प्रदेश सरकारें सिरप की बिक्री पर बैन लगा चुकी हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। जहां कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने हमारी सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन भाजपा के आते ही उस आरक्षण को समाप्त करवा दिया गया। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण चोर पार्टी होने का आरोप भी लगाया। वहीं नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि उनका सिर चकरा गया है। तेजस्वी ने नीतीश को बीजेपी की कठपुतली भी करार कर दिया। हम लोग आएंगे तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग जो है आर्थिक न्याय भी करने का काम करेंगे और इस देश में कोई माइकल लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और आरक्षण को खत्म करके दिखाए। हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। हम लोगों की सरकार थी, 17 महीने 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन बीजेपी आते ही इस आरक्षण को समाप्त करा दिया गया।
यानी लाखों के तादाद में नौकरियां बहालियों में आप लोगों के समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, आरक्षण चोर पार्टी। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और एक बदलाव की जरूरत है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं, इतना बार पलटी मारे कि उनका सर चकरिया गया, अब वो उम्र हावी हो गया है। कल देखे क्या वीडियो आया उनका, क्या कर रहे हैं भाई। इससे पहले राष्ट्रगान का अपमान, हमारे पिता को ससुरा कहते हैं जो कि उम्र में बड़े हैं, क्या बोली, क्या भाषा, क्या हरकत। अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर यूपी में चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभी पार्टियों को चुनौती देते हुए पिछड़ों को लेकर अपना रुख तय करने की बात कही है और चिट्ठी तक लिख डाली है। ऐसे में राजभर के इस दाव से कैसे यूपी की सियासत गरमाई है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2027 में होने वाला यूपी का चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बता दें कि सियासी गर्माहट ने इस कदर यूपी में भूचाल मचाया है कि सभी दलों की धड़कनें तेज हो गई है। इसी सिलसिले में सुभाषपा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक कड़ा कदम उठाते हुए यूपी की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। बता दें कि यूपी की सियासत में अक्सर पिछड़ा और दलितों की राजनीति होती नजर आई। पार्टियां अक्सर इनकी हक की बात करती हैं। ऐसे में एक बार फिर यूपी की सियासत में ये मुद्दा गर्मा चुका है। आने वाले 2027 चुनाव को लेकर पार्टियां फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना एक दांव चल दिया है और राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, निषाद पार्टी, आरजेडी और अपना दल एस के अध्यक्षों को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। राजभर ने पार्टियों से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहते हुए 15 दिनों में इस मामले पर जवाब भी मांगा है। असल में आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण की लड़ाई काफी लंबे समय से चलती आ रही है। इस लड़ाई में अक्सर ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति होती है। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, लेकिन इस पर साफ बात बनती नजर नहीं आई। पर अब ओपी राजभर ने इस मुद्दे को चुनाव से पहले उठाकर एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यूपी में गरमा दिया। बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष का ये साफ कहना है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था लागू है, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद ही अति पिछड़ा जातियों को उनका हक मिल पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर अति पिछड़ा वर्ग के हक की लड़ाई के लिए तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं और एक बार फिर इस मुद्दे को यूपी की सियासत में अहम केंद्र पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पार्टियों को पत्र लिखकर जवाब मांगने के अलावा सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। दरअसल राजभर ने इस दौरान सपा के पीडीए फॉर्मूले पर ही सवाल दाग दिया है। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि परिवार विकास प्राधिकरण है। उनकी पीडीए पाठशाला में ए से अखिलेश, डी से डिंपल और पी से परिवार पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, राजभर ने यहां सवाल दागते हुए भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा कि राजभर, प्रजापति, पाल और चौहान के साथ साथ तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं वो लोग कहां जाए।
किस्मत के नाम पर शुरू से ही पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि राजभर की चिट्ठी और राजभर के लगाए गए आरोपों का यूपी की सियासत पर क्या गहरा असर पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।